आज का क्वेश्चन है, आयकर के लिए करदाता के निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और निवास स्थान एवं कर दायित्व के आपसी संबंधों को स्पष्ट करें। इंग्लिश में हुआ, हाउ इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइंड फॉर इनकम टैक्स पर्पस, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज। ये क्वेश्चन बराबर आता है जो निवास स्थान के आधार पर कर का निर्धारण कैसे करते हैं, यानी आयकर के लिए करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और निवास स्थान एवं कर दायित्व के आपसी संबंधों की को बताइए या व्याख्या कीजिए। यहाँ आयकर के दृष्टिकोण से निवास स्थान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निवास स्थान के आधार पर ही जो टैक्स लायबिलिटीज़ है इसका निर्धारण किया जाता है। जैसे अगर भारत में कोई विदेशी है तो कर नहीं देगा, अगर कर देगा तो किस स्थिति में देगा, और एक भारत का निवासी है, अब वहाँ भी देखते हैं वह साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है। तो ये निवास स्थान के आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं और निर्धारण करते हैं आयकर अधिनियम के अनुसार जो कौन सा व्यक्ति भारत का साधारण निवासी है, कौन सा व्यक्ति असाधारण निवासी है और कौन सा व्यक्ति अनिवासी है यानी विदेशी है। करदाता के निवास स्थान को ही उसकी निवासीय स्थिति कहते हैं, जहां वो निवास करता है, यानी वह करदाता के निवास स्थान, भारत में रह रहा है कि विदेश में रह रहा है, निवास स्थान को ही उसकी निवासीय स्थिति कहते हैं। यह निवासीय स्थिति गत वर्ष में भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करता है। जो कोई व्यक्ति प्रीवियस ईयर जिस पर टैक्स लगता है तो गत वर्ष में कितना दिन भारत में रहा, नहीं रहा, इसके आधार पर हम निवास स्थान की गणना करते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष के लिए करदाता की भारत में रहने की जो अवधि है उसी के आधार पर निवासीय स्थिति बदल जाती है। बदल जाती है मतलब वह साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है या वो अनिवासी है। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, जो एक व्यक्ति के निवास स्थान का उसकी राष्ट्रीयता एवं नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। यानी निवास स्थान का राष्ट्रीयता और नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहता है, भारत के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता है, वह भारतीय राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो वह विदेशी व्यक्ति भी राष्ट्रीयता पर उसका कोई सवाल नहीं उठ सकता है और नागरिकता कहाँ की है इससे कोई संबंध नहीं रखता है। लेकिन निवास स्थान के आधार पर एक करदाता को हम करदाता के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेते हैं, इसलिए करदाता के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर हम एक निवास स्थान के आधार पर इसको तीन श्रेणी में विभक्त करते हैं। पहला हुआ साधारण निवासी, जिसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहते हैं। दूसरा असाधारण निवासी जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, और तीसरा अनिवासी जो नॉन रेसिडेंट है। अब सबसे पहले हम लोग साधारण निवासी यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में जानें। आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति करदाता का किसी गत वर्ष में, एक व्यक्ति जो करदाता है किसी भी गत वर्ष में भारत में निवास स्थान निर्धारण करने हेतु
दो प्रकार की शर्तों का उल्लेख किया गया है। निवास स्थान के निर्धारण के लिए हमारे आयकर अधिनियम में दो तरह की शर्तें दी गई है। प्रथम प्रकार की शर्तों को हम श्रेणी ए, कैटेगरी ए के ए में, तथा दूसरे प्रकार का जो शर्त है उसको श्रेणी बी, कैटेगरी बी में रखा जाता है। यानी आयकर अधिनियम के अनुसार किसी का निवास स्थान के आधार पर हम उसको दो श्रेणी में आयकर अधिनियम के बांटा गया है, जिसको श्रेणी ए और श्रेणी बी कहते हैं। श्रेणी अ की शर्तें व्यक्ति के निवासी होने से संबंधित है। श्रेणी ए का जो शर्त है, कंडीशन, वह भारत के निवासी होने से संबंधित है। निवासी मतलब साधारण निवासी होने से संबंधित है। जबकि श्रेणी बी की शर्तें उस व्यक्ति की असाधारण निवासी यानी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस का निर्धारण करती है। अब श्रेणी ए में क्या है वो देखें हम। आयकर अधिनियम की जो श्रेणी ए, कैटेगरी ए बनाई गई है, उसमें कहा गया है एक व्यक्ति भारत में किसी गत वर्ष में निवासी तभी माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतलब करदाता गत वर्ष में साधारण निवासी तभी माना जाएगा जब वो निम्नलिखित दो शर्तों में से कम एक शर्त को पूरा जरूर करे। श्रेणी ए में दो शर्त है, इस दोनों शर्त में से कम एक शर्त पूरा जरूर करे। दोनों पूरा कर ले तो और अति उत्तम है, लेकिन एक शर्त जरूर पूरी होनी चाहिए। पहला शर्त है वह व्यक्ति संबंधित गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहा हो। पहला शर्त है वह व्यक्ति गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो। पहला शर्त है। दूसरा शर्त है वह व्यक्ति संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में, यानी गत वर्ष से लेकर पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। गत 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो तथा गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 60 दिन या 182 दिन रहा हो। दोनों के अलग अलग शर्त है, कब 60 दिन होगा और कब 182 दिन होगा। यह दो श्रेणी ए में दो शर्त है। पहला शर्त है जो गत वर्ष में वह व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिन रहा हो। दूसरा शर्त है जो गत वर्ष से प्रीवियस 4 वर्षों में, यानी गत वर्षों के 4 वर्षों में कम से कम भारत में 365 दिन रहा हो और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन रहा हो या 182 दिन रहा हो। ये श्रेणी ए में आया। दूसरा जो श्रेणी ए में आया जिसे हम साधारण निवासी की गणना करते हैं, इसमें से दोनों या कम से कम एक शर्त पूरा करना जरूरी है भारत के साधारण निवासी होने के लिए। फिर दूसरा जो कंडीशन है यानी असाधारण निवासी के लिए श्रेणी बी में दिया गया है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। इसमें कहा गया है एक व्यक्ति जिसने निवासी की श्रेणी अ की 2 शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं की हो। श्रेणी ए की जो 2 शर्त है, पहला है जो गत वर्ष में 182 दिन रहे या गत वर्ष से 4 वर्षों के अंतर्गत कम से कम 365 दिन रहे और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन। तो अगर ये दोनों शर्तों को वो पूरा नहीं करता है, दोनों शर्तों को वह पूरा नहीं करता है तो वह असाधारण निवासी होगा। श्रेणी बी में कहा गया है वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, इसका कंडीशन है वह गत वर्ष प्रीवियस ईयर से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहा हो। पिछले 10 वर्षों के अंतर्गत 9 वर्षों में कम से कम भारत का नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा हो।
अनिवासी रहा हो, अर्थात उसे 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्ष की शर्तों में से एक भी शर्त की पूरा नहीं किया हो। जो शर्त ए है उसमें से एक भी पूरा नहीं किया है। दूसरा है या वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में, प्रीवियस ईयर से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम समय भारत में रहा हो। 7 वर्षों में वह कम से कम 729 दिन या इससे कम समय भारत में रहा हो, तब वह भारत का असाधारण निवासी होगा। असाधारण निवासी के लिए 2 शर्त हैं, वो विगत 10 वर्षों में कम से कम 9 वर्ष भारत का असाधारण निवासी हो, या विगत 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन भारत में रहा हो। इसकी एक वैकल्पिक शर्त भी है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत इसका अल्टरनेटिव कंडीशन भी दिया गया है। वह कंडीशन है, एक व्यक्ति जो करदाता है किसी गत वर्ष में साधारण निवासी होने के लिए श्रेणी ए में वर्णित शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करने के साथ साथ, वो 2 शर्त में से एक शर्त पूरा करने के साथ साथ श्रेणी ए के दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करनी होती है। ये शर्त है वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो। यानी 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में कम से कम वह 2 वर्ष भारत का साधारण निवासी रहा हो, या वो गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 370 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। अतः एक साधारण निवासी को श्रेणी अ के केवल एक शर्त को पूरा करने पर असाधारण निवासी हो जाएगा। उसे दोनों ही शर्तें पूरी करनी होती है इस कंडीशन में, जो अल्टरनेटिव कंडीशन है। अब है अनिवासी, जिसको कहते हैं नॉन रेसिडेंट्स। एक व्यक्ति भारत में गत वर्ष में अनिवासी तभी माना जाएगा, एक व्यक्ति गत वर्ष में अनिवासी तभी माना जाएगा जबकि वह व्यक्ति निवासी की श्रेणी अ में वर्णित दोनों शर्तों में से एक भी शर्त को पूरा नहीं करता हो। दोनों शर्त में से एक भी शर्त को पूरा नहीं करता हो, वह अनिवासी व्यक्ति के लिए दोनों शर्तें व्यर्थ है। अनिवासी के जो 2 शर्त हैं उसमें से एक भी शर्त नहीं पूरा करें, श्रेणी ए की शर्त भी पूरा नहीं करें, श्रेणी बी की शर्त भी नहीं करें, तो ऐसी स्थिति में वह अनिवासी यानी विदेशी की श्रेणी में आएगा। अब जहाँ तक कर दायित्व का सवाल है, जो टैक्स लायबिलिटी है वह निवास स्थान के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति भारत का साधारण निवासी नहीं है तो वह टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर वो भारत का विदेशी भी है, अब भारत में कोई कारोबार करता है, यहाँ सब कुछ कर रहा है, तो यहाँ तत्काल उसको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ इसके लिए गत वर्ष का भी शर्त नहीं रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने व्यापार किया इस वर्ष में, अब गत वर्ष का इंतजार करेंगे, वो व्यक्ति फिर विदेश चला जाएगा तो टैक्स नहीं देगा, इसलिए उसको करंट ईयर में ही टैक्स का पेमेंट करना होगा। कर दायित्व, कुल आय का क्षेत्र अथवा कर भाग, ये तीनों शब्द अंतर पर्यायवाची है, जिसको हम कर दायित्व कहते हैं या कुल आय का क्षेत्र भी कहते हैं, और कर भाग, ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। कर दायित्व का आशय करदाता के आयकर दायित्व की राशि की गणना करने से नहीं है, जो राशि की कर की राशि की गणना करने से नहीं है, बल्कि सकल कुल आय की गणना करने से है, यानी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम से है, यानी नेट टैक्स से नहीं है, ग्रॉस टैक्सेबल
इनकम से है, एक करदाता अनेक स्रोतों एवं स्थानों से आय को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति के लिए कई आय के स्रोत होते हैं, जो 5 स्रोत दिया गया है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये जो 5 स्रोत हैं, उस यानी एक करदाता के अनेक स्रोतों एवं स्थानों से आय को प्राप्त करता है। इनमें से कौन सी आय कर योग्य है, इस बात का निर्धारण निवासीय स्थिति पर निर्भर करता है। तब जाकर के उसका हम कर दायित्व या कुल आय या कर भार का निर्धारण करते हैं। साधारण निवासी की दशा में जो कर दायित्व है, टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आयकर अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार एक निवासी करदाता द्वारा गत वर्ष में समस्त साधनों से प्राप्त आय में से करदाता को या उसके अधिकृत व्यक्ति को गत वर्ष में प्राप्त आय, मतलब भारत में प्राप्त हुई समस्त आय, भारत में उपार्जित आय या उपार्जित समझे जाने वाली आय, भारत के बाहर उपार्जित आय या भारत के बाहर उपार्जित होने वाली सभी आयों को जब हम शामिल कर लेते हैं तो ये उसका कर दायित्व होता है। सभी स्रोतों से जो आय आया या देश से आया या विदेश से आया, सभी को हम एक जगह टोटल कर लेते हैं तो उसका ग्रॉस इनकम, ये ग्रॉस इनकम ही कर दायित्व हुआ। अब उस पर टैक्स के रूल के अनुसार उस पर कर का निर्धारण करेंगे। अब एक असाधारण व्यक्ति की दशा में जो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक असाधारण व्यक्ति की कुल आय में शामिल करते हैं जो गत वर्ष में करदाता या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी हुई आय, भारत में उपार्जित या उपार्जित समझी हुई आय, भारत के बाहर उपार्जित या उपार्जित समझी हुई आय, जिसका नियंत्रण भारत से होता है। यानी हमारे जो टैक्स लायबिलिटीज भारत के अंतर्गत निर्धारित करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसके दायरे में क्षेत्र में आता है, उस सभी को हम ग्रॉस अप कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वह एक असाधारण व्यक्ति के लिए वह कर दायित्व होगा। उसी तरह अनिवासी की दशा में कर दायित्व टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, एक अनिवासी करदाता द्वारा किसी गत वर्ष में कमाई गई आय में अनिवासी करदाता को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को भारत में प्राप्त हुई आय या प्राप्त हुई समझी गई आय गत वर्ष में भारत में उपार्जित या उदय हुई मानी जाएगी और उस पर उसको टैक्स देना होता है। अब विदेशी अनिवासी की स्थिति में होती है, अब अनिवासी है, कोई व्यापार किए, अब हो सकता है व्यापार करके वो फिर विदेश चला जाए, तो गत वर्ष का इंतजार नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में उसे करंट ईयर में ही वह टैक्स देना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन जो है 64 में पूछा गया है वह है आयकर गत वर्ष की आय पर लगता है। इस नियम की व्याख्या कीजिए तथा इसके अपवाद बताइए। इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर, यानी गत वर्ष में जो आय अर्जित की गई उस पर करंट ईयर में टैक्स लगता है, यानी आयकर गत वर्ष की आय पर लगता है। इस नियम की व्याख्या कीजिए और इसके अपवाद को समझाइए। एक्सप्लेन दिस रूल्स एंड स्टेट इट्स एग्जम्पशन। आयकर एक प्रत्यक्ष
वार्षिक कर है, जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित शुद्ध कर योग्य आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में निर्धारित आयकर की दरों से गणना करके केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। जो प्रीवियस ईयर में जो हमने कमाया वह प्रीवियस ईयर 31 मार्च को समाप्त हो गई। उसके बाद जो करंट ईयर शुरू हो गया 1 अप्रैल से, तो पिछले गत वर्ष जो 31 मार्च को समाप्त हुई उस पर कर करंट ईयर 1 अप्रैल के बाद लगता है। यानी आयकर जो है वह गत वर्ष पर ही लगता है। पहले आय होगी तब टैक्स लगता है, तो आय पूरे साल भर यानी 12 महीना हो जाएगी। उसके बाद 13वां महीना जब शुरू होता है, अब वो करंट ईयर आ गया, उस करंट ईयर में हम गत वर्ष के इनकम पर आय देते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 29 के अनुसार कर निर्धारण वर्ष का अर्थ उस 12 माह की अवधि से है जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है। हमारे आयकर अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है, जो आयकर की जो प्रीवियस 12 महीने की है वह 1 अप्रैल से शुरू होगी और अगले साल 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। तो यह जो 12 महीना हुआ वह गत वर्ष कहलाएगा और उसके बाद 1 अप्रैल से जो नया करंट ईयर शुरू होगा उस समय हम अपना टैक्स देंगे। एक करदाताओं द्वारा गत वर्ष में कमाई गई आय पर संबंधित चालू कर निर्धारण वर्ष में कर का भुगतान किया जाता है। जो हमने गत वर्ष में कमाया उस पर जो भी टैक्स होगा वह हम करेंट ईयर में भुगतान करेंगे। इसलिए अतः गत वर्ष शब्द का अर्थ जिस वर्ष में आय कमाई या प्राप्त की जाती है, जिस वर्ष में हमने आय अर्जन की या प्राप्त की उसे गत वर्ष कहते हैं। चूँकि कर निर्धारण वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को खत्म होता है अगले वर्ष, अतः इससे पूर्व की तिथि तक की अवधि को गत वर्ष कहते हैं। गत वर्ष को वित्तीय वर्ष या लेखांकन वर्ष या हिसाबी वर्ष के नाम से भी जानते हैं। गत वर्ष को गत वर्ष हुआ, प्रीवियस ईयर हुआ, इसको लेखांकन ईयर भी कहते हैं या हिसाबी वर्ष के नाम से भी इसको हम जानते हैं। गत वर्ष प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च तक अवश्य ही समाप्त हो जाना चाहिए। जो गत वर्ष है कभी भी शुरू हुआ, हम बिजनेस मान लीजिए 1 जनवरी को शुरू किए और 31 मार्च आएगा तो वो गत वर्ष हो गया, यानी 3 महीना जो हमने कोई बिजनेस किया तो 3 महीना का टैक्स हमको अगले 1 अप्रैल के बाद देना होगा, क्योंकि अगले ही दिन 1 अप्रैल से उस गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त की गई आय पर कर निर्धारण प्रारंभ हो जाता है। यह हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गत वर्ष अधिक से अधिक 12 माह के उस हिसाबी माह को जो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त हुआ है वह गत वर्ष हुआ। उदाहरण स्वरूप कर निर्धारण वर्ष 15-16 का गत वर्ष 31 मार्च 2015 को समाप्त हुआ माना जाएगा। अगर हमारा करंट ईयर 15-16 है तो गत वर्ष वह होगा जो 31 मार्च 15 को समाप्त हो गया है। गत वर्ष के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखना होता है। पहला है पूर्व वित्तीय वर्ष, यानी कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहते हैं। जो कर निर्धारण वर्ष जो करंट ईयर में कर रहे हैं उससे पहले का जो वर्ष है वह गत वर्ष हुआ। जैसे कर निर्धारण वर्ष यदि हमारा 19-20 है तो 31 मार्च 19 को जो वर्ष समाप्त हुआ फाइनेंशियल ईयर वह मेरा गत वर्ष कहलाएगा। आय के प्रत्येक स्रोत के लिए वित्तीय
वर्ष ही गत वर्ष होगा। हमारे आय के जितने भी सोर्स थे उसके लिए गत वर्ष मेरा प्रीवियस ईयर ही होगा। यानी यदि कोई करदाता अपनी मान्यता या सुविधानुसार आय के अलग अलग साधनों के लिए अलग अलग गत वर्ष रखता है, जैसे कोई सेठ साहूकार है, उसका मानता है हम दिवाली को क्लोज करेंगे, दशहरा को क्लोज करेंगे, कोई कहता है हम कैलेंडर ईयर 31 मार्च को क्लोज करेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम 1987 के अनुसार जब कोई भी करदाता अलग अलग गत वर्ष नहीं रख सकता है तो यह संशोधन कर निर्धारण वर्ष 89-90 से प्रभावी है। अब वो ये कर दिया, आप किसी वर्ष बनाइए, लेकिन आपको कर देने के लिए ये 1 अप्रैल से 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को ही गत वर्ष रखना पड़ेगा। पृथक आधार पर यदि हिसाबी वर्ष कोई रखता है, ऐसी स्थिति में यदि कोई करदाता किसी कारणवश अलग अलग हिसाब किताब वित्तीय वर्ष के आधार पर नहीं करता है तो आयकर निर्धारण हेतु अपना हिसाबी वित्तीय वर्ष के आधार पर ही पुनः तैयार करना होगा। यानी नए सिरा से अपने प्रीवियस ईयर का आय निकालना पड़ेगा, जो 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च को समाप्त होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि कोई व्यापारी अपना हिसाब दिवाली को समाप्त करता है तो आयकर देने के लिए हिसाब को समायोजित कर 31 मार्च को वित्तीय वर्ष मानकर तैयार करना होगा और उसी सकल आय पर उसका कर का निर्धारण किया जाएगा। वित्तीय वर्ष में शुरू हुए नए व्यापार या पेशे के लिए गत वर्ष, जैसे अभी बताएं, जो कोई व्यापारी या प्रोफेशन करने वाला व्यक्ति वित्तीय वर्ष के बीच में अपना व्यवसाय या प्रोफेशन शुरू करता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम गत वर्ष की अवधि व्यापार या पेशे के शुरू होने की तिथि से आगामी 31 मार्च तक ही मानी जाएगी। जैसे बताएं, कोई व्यापारी अगर जुलाई में शुरू किया, कोई दिसंबर में शुरू किया या अक्टूबर में शुरू किया, लेकिन इसका वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा, चाहे वो 6 महीना का हो या 9 महीना का हो या 10 महीना का हो। 10 महीना में जो उन्होंने अर्जन किया वही उसका, या 6 महीना या 4 महीना या 3 महीना जो भी हो, वह उसका गत वर्ष माना जाएगा। आय के किसी नए स्रोत के लिए, आय के किसी नए स्रोत का मतलब है यदि किसी वित्तीय वर्ष में आय कमाने का कोई नया स्रोत प्राप्त हुआ है तो उसके लिए गत वर्ष स्रोत के प्रारंभ होने की तिथि से उसके तुरंत बाद आने वाले 31 मार्च की अवधि को गत वर्ष माना जाएगा। कोई नया अगर आय का स्रोत जागा है, अगर बीच में आ गया तो वो भी 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा और 31 मार्च को ही वह गत वर्ष माना जाएगा। अप्रकट या अस्पष्ट धनराशि के लिए गत वर्ष, किसी व्यक्ति के खाते में कोई ऐसी धनराशि आयकर अधिकारी द्वारा पाई जाती है जिनका वह व्यक्ति संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है, अर्थात वह आय के स्पष्ट स्रोत को बताने में अस्पष्ट है, असमर्थ है, तो उसे अप्रकट या अस्पष्ट धनराशि कहते हैं। या आयकर अधिनियम द्वारा उस व्यक्ति की आय मान ली जाती है। इस आय के लिए गत वर्ष वही होता है जो उस व्यवसाय का है और जिसके खाते में यह जमा पाई गई है। अब ये कहाँ से आया पैसा, किस स्रोत से आया, वह अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन जिस खाते में इस पैसा को उन्होंने जमा किया वह उस बिजनेस की आय मानी जाएगी और उस पर उसको कर देना होगा। फर्म में लाभ के भाग के लिए गत वर्ष, अगर कोई बिजनेस फर्म है, किसी करदाता का फर्म में लाभ के लिए गत वर्ष वह माना जाता है जो उस फर्म का गत वर्ष होगा। जो फर्म का गत वर्ष होगा वह व्यक्ति का इंडिविजुअल गत वर्ष भी होगा, क्योंकि अगर फर्म का वो मेंबर है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, उसका वो पार्टनर है,
तो पार्टनरशिप फर्म का जो इनकम हुआ जो गत वर्ष में, उसी गत वर्ष में उस व्यक्ति का भी इनकम माना जाएगा। अब इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, यानी टैक्स तो हमेशा गत वर्ष में देते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। इसके अपवाद हैं, सामान्य नियम है कि करदाता गत वर्ष की कर योग्य आय पर आयकर का भुगतान संबंधित कर निर्धारण वर्ष में करता है, किंतु कुछ ऐसी भी दशाएं हैं जिसमें गत वर्ष की आय पर गत वर्ष में ही कर लगाया जाता है। ये इसके अपवाद है। बताएं, जैसे एक विदेशी है, भारत में व्यापार किया और प्रॉफिट अर्न किया, अब गत वर्ष समाप्त करेंगे, दिसंबर में गया और फिर चला जाएगा जनवरी में, फिर हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? उससे को करंट ईयर को ही गत वर्ष मान के उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके जब बात है, पहला, आयकर अधिनियम की धारा 172 के अनुसार ऐसे अनिवासी करदाता, अनिवासी जो विदेशी है, जो समुद्री मार्ग द्वारा सामान, डाक, पशु अथवा यात्री ले जाते हैं, उसके भाड़े का 7.5% कर उसी वर्ष देना होता है। अगर समुद्री मार्ग से वो ले जाता है, चाहे कोई सामान ढो के ले जाए या कोई डाक का सामान या पशु या यात्री को, तो जिस वर्ष में ले गया उसी वर्ष में उसको आयकर विभाग को 7.5% की दर से आयकर देना होगा। इसके लिए गत वर्ष का इंतजार नहीं करेंगे, उसको करंट ईयर में ही देना होगा। दूसरा है, आयकर अधिनियम की धारा 174 के अनुसार यदि भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की आय पर कर गत वर्ष में ही उस व्यक्ति की जाने की संभावित तिथि तक अर्जित की गई है, कर देना होता है। अगर कोई व्यक्ति है भारत का में रह रहा है, अब वो भारत छोड़ के जा रहा है, अब कब आएगा कोई निश्चित नहीं है, तो भारत छोड़ के जा रहा है, जिस वर्ष में जा रहा है और उन्होंने जो आय अर्न किया है उसी वर्ष में उसको टैक्स चुकाने के बाद ही भारत से जाना होगा। वो गत वर्ष के लिए उस पर इंतजार नहीं किया जाएगा। तीसरा, आयकर अधिनियम की धारा 174(a) के अनुसार यदि किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु व्यक्तियों के संघ या समूह या कृत्रिम व्यक्ति का निर्माण किया जाता है और उस प्रयोजन के पूरा हो जाने पर उसका विघटन कर दिया जाता है, तो चालू वर्ष का निर्धारण, तो चालू कर निर्धारण वर्ष में ऐसे व्यक्तियों के संघ या समूह से उसके विघटन होने की तिथि तक कर वसूला जाता है। कहने का अभिप्राय है, कोई व्यक्ति अपना संघ बनाया या समूह बनाया या कोई कंपनी बना के आर्टिफिशियल व्यक्ति बनाया, और कंपनी आके कोई काम की, अब वो कंपनी जब काम समाप्त हो गई, अब कंपनी समाप्त हो जाएगी, तो जिस वर्ष में समाप्त होती है वह समाप्त होने से पहले जो भी कंपनी या संघ या समूह आय अर्जन की है वह उसी वर्ष में उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि समूह, संघ और कृत्रिम व्यक्ति जो कंपनी है वह समाप्त हो रही है काम करने के बाद। फिर आयकर अधिनियम की धारा 175 के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 175 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को इस इरादे से करता है कि कर की बचत हो जाए, तो कर निर्धारण अधिकारी उस तिथि तक की आय पर उसी वर्ष में आयकर लगाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आयकर से बचने के लिए चालाकी करता है, अपनी संपत्ति दूसरे के नाम ट्रांसफ़र कर देता है और इसकी अगर जानकारी आयकर अधिकारी की होती है, तो वह उसी वर्ष में उस व्यक्ति के जो ट्रांसफ़र करता है उस पर जो आय हुआ उस व्यक्ति पर टैक्स लगाता है और उसे कर की वसूली करता है। पुनः आयकर अधिनियम की धारा 176 के अनुसार किसी व्यापार या पेशे को बंद करने की दशा में, किसी व्यापार या पेशे को बंद करने की दशा में गत वर्ष प्रारंभ होने की बाद में व्यापार या पेशा बंद होने की तिथि तक के लाभों पर उसी समय ही कर निर्धारण करके आय कर लिया जाता है। अगर कोई व्यापार है या पेशा है, शुरू हुआ, काम चल रहा है, जिस गत वर्ष में समाप्त हो रहा है,
अगर दिसंबर में समाप्त हो रहा है तो मार्च तक का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये समाप्त हो गई व्यापार, तो ये मार्च के बाद कौन टैक्स देगा। इसीलिए उसी वर्ष में ऐसे व्यापार या पेशा जो बंद हो रहा है उसको कर का निर्धारण किया जाएगा और उस पर कर की वसूली की जाएगी। अतः आयकर गत वर्ष पर लगाया जाता है। आयकर का जो रूल है वह गत वर्ष पर ही लगाया जाता है। जो अधिक से अधिक 12 माह की वह अवधि है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त होती है, गत वर्ष कहलाती है। इस नियम के कुछ अपवाद हैं, तो अपवाद होता है और रूल होता है। ये रूल है, सामान्य रूल है, टैक्स हमेशा गत वर्ष पर लगता है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ करके, क्योंकि इनकम नाम ही है इसका इनकम टैक्स, आय कर, पहले आय तब कर, और आय हम पूरे साल भर का लेते हैं, इधर महीने हुआ आय लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। टैक्स लगता है पूरे 12 महीना पर। तो 12 महीना कब होगी समाप्त? जब वो 31 मार्च को खत्म होगी तो वह प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और उसके बाद 1 अप्रैल से वह करंट ईयर हो जाएगा, और उससे पहले उस पर टैक्स लगेगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने बताएं। ये क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, भेज देंगे, और जो बाकी है वो सब फिर अब लगातार क्लास करके आप लोगों को समाप्त कर देंगे। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, हम लिख कर भी लाए हैं, और निवास स्थान के आधार पर कर दायित्व, और दूसरा गत वर्ष पर टैक्स लगता है।